Welcome student to the one more session of this chapter, and today we will discuss about Hess law of constant heat. Hess law of constant heat आपके पास क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है वो सुनो। आपके पास डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, चाहे तो वो एक स्टेप में ख़त्म होता हो या मोर देन वन स्टेप में ख़त्म होता हो, चाहे तो वो एक स्टेप में ख़त्म होता हो चाहे मोर देन वन स्टेप में ख़त्म होता हो, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ Hess लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो आपके पास डेफिनेशन क्या बनी, इन ए केमिकल चेंज इफ ए केमिकल चेंज अगर आपके पास कोई केमिकल चेंज होता है, अकर्स इन या कंप्लीट इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, और मोर देन वन स्टेप, then total heat change is same in all cases। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है चाहे तो एक स्टेप में ख़त्म हो रहा हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में ख़त्म हो रहा हो, तो टोटल जो हीट रहेगा वो सेम रहेगा सब केस के अंदर। सब केस का मतलब आप ये लिखो ना लिखो, जितने अगर मान लो कोई रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हो, इसको मैं तोड़ के तीन स्टेप में लिख रहा हूँ, तीनों स्टेप की जो हीट जोड़ होगी ना वो पहले स्टेप के बराबर ही आएगी। तो ये कहना चाहता है हेस लॉ के अंदर। ठीक है, एक बार हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं और थ्योरेटिकली देखने के बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाते हैं। तो थ्योरेटिकली क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो देखो एक बार। थ्योरेटिकली मैं लिखना चाह रहा हूँ, अगर आपने डायरेक्ट ए से जेड बना लिया, डायरेक्ट बनाया ए से जेड और क्यू अमाउंट की हीट उसके अंदर बाहर निकल गई, यानी मैं लिख देता हूँ डेल एच इज इक्वल टू क्यू, माइनस क्यू हीट बाहर निकले तो माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, डायरेक्ट बनाए मतलब वन स्टेप में ख़त्म कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट ना बनाऊँ, इसको अलग अलग स्टेप में तोड़ता हूँ, तो मान लो स्टेप फर्स्ट ये हो, ए कन्वर्ट हो रहा हो बी में और Q1 हीट छोड़ रहा हो, और बी कन्वर्ट हो रहा हो सी में, Q2 हीट छोड़ रहा हो, और सी कन्वर्ट हो रहा हो जेड में और Q3 हीट छोड़ रहा हो। कहने का मतलब क्या था, इस स्टेप को मैंने तीन स्टेप के अंदर तोड़ लिया इस रिएक्शन को। इसी रिएक्शन ए से जेड तो बनाना था भाई, और ए से जेड ही बन रहा है, लेकिन तीन स्टेप में बना रहा हूँ आपके बारे में। तो यहाँ पे जो डेल H1 था मान लो, वो आपके पास माइनस Q1 है, यहाँ पे तो डेल H2 है, वो आपके पास माइनस Q2 है, यहाँ पे जो डेल H3 है दैट इज इक्वल टू माइनस Q3। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल समझेंगे वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो कोई रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हो रही थी, उसके लिए Q इतना मैंने निकाल लिया, अगर उसको नंबर ऑफ स्टेप में उसी रिएक्शन को मैंने तोड़ लिया तो आपके पास अलग अलग आपके पास आ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं Q1 Q2 Q3 यानी कि जो अलग अलग स्टेप में जो हीट निकल रही है इन सब को ऐड करता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल हीट, उसके बराबर आएगी। दैट इज हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो स्टेप्स में आपने तोड़ा उन सबको जोड़ लो, वो इसी के बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि स्टेप में तोड़ने के बाद रिएक्शन की हीट में कुछ चेंजमेंट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहना जाता है हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, CO2 का बनना कार्बन के केस में। तो अगर मैं इस रिएक्शन को डायरेक्ट कराता हूँ तो डायरेक्ट क्या होता है, C+O2 को आप लेके आएंगे, CO2 बनेगा। इस केस में तो आपके पास हीट की ट्रांसफ़र हुआ वो माइनस 94.05 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है। अगर मैंने इसको डायरेक्ट करा दिया, अगर इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट नहीं करवाता हूँ, स्टेप्स में तोड़ के कराता हूँ, तो स्टेप फर्स्ट क्या बनता है भाई आपको पता है, C प्लस आधा O2 लेते हैं, यानी कि C प्लस O एटम, आपके पास CO बनेगा। और CO के बनने में जो आपको हीट चाहिए, CO के बनने में आपको जो हीट चाहिएगी वो आपको चाहिए लगभग डेल H इज इक्वल्स टू माइनस 26.4। और अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो CO हम बना चुके, इसके अंदर हाफ O2 और डाल देते हैं, या आप इसको अगर ऐसा ना लिखो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, C+O2 CO2 बना प्लस आधा O2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई,
CO2 था, इसमें आधा O2 ऐड कर दो, ये आपके पास CO2 बन जाएगा। तो डेल एच इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो डेल एच की हीट की एनर्जी निकली वो आपके पास होगी 67.71। क्या हुआ आपके पास, अगर मेरे को CO2 बनाना है कार्बन से, मैंने डायरेक्ट प्रोसेस किया, C+O2 CO2 बन गया, डेल एच की वैल्यू आपके पास ये आएगी -94। अगर उस रिएक्शन को मैं स्टेप्स में तोड़ता हूँ तो C+O2 हाफ कम्बसन करता हूँ, पूरा कम्बसन नहीं करता, तो आपको पता है CO बनेगा, आधा O2 बाहर निकल जाएगा, उसमें डेल एच की वैल्यू जो होगी आपके पास वो -26 आपके पास होगी, 0.42 के आसपास आपके पास होगी किलो कैलोरी, ये सब की यूनिट आपके पास। अगर CO में आधा O2 और भी डाल देते हैं, CO प्लस हाफ O2 और भी डाल देंगे तो CO2 चेंज होगा। अगर इन दोनों प्रोसेस में जोड़ता हूँ अभी, आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यानी CO2, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बना C, जैसे CO कैंसिल हो जाएगा, देखो ये CO भी कैंसिल हो जाएगा, तो C+O2 CO2 वही काम बना, देखो पहले वाली रिएक्शन नहीं बनी ये तो इसके लिए अगर हीट को जोड़ो आप एक बार, इन दोनों को ऐड करो एक बार, जैसे ही उनको आप ऐड करोगे 3 1 4 9, यानी कि इसके करीब आपके पास आंसर आएगा। और आपका वैसे कितना था आंसर, आप इन दोनों को ऐड करके लेके, और वैसे पहला आंसर कितना था 94.05, अब कितना है 94.13, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे रिएक्शन को आप एक स्टेप में रखो, चाहे उसको नंबर ऑफ स्टेप में तोड़ लो, तो उस नंबर ऑफ स्टेप में जो आप हीट का ऐड करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू जो आपके पास हीट वन स्टेप क्या है, यानी कि हीट समेशन हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, दैट इज हेस लॉ। वेरी सिंपल, हीट का जोड़ना है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको ये वैल्यू ना देता इस क्वेश्चन में, अगर मैं आपको ये वैल्यू ना दूँ, फिर मैं कहता हूँ ये वैल्यू निकाल के बताओ अगर ये हेस लॉ को फॉलो कर रही है इक्वेशन, तो ठीक है भाई, ये आपके पास टोटल है, एक स्टेप ये दे रखी है, 2 स्टेप ये निकालने, इसको इसमें से माइनस कर दो, अपने आप 67 के आसपास बच जाएगा। समझे मेरी बात को। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हम हर टाइप की हीट इंथैल्पीज को फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्शन के दौरान जो स्टेप्स में हो रही है उनको। ये हमारे इसके लिए इंपॉर्टेंस हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, हम इंथैल्पीज को फाइंड आउट, हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम बात करते हैं। तो एक बार एक कॉमन सी चीज़ देखते हैं, पिछवाड़ जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या था, आपके पास A से Z बन रहा था, इसके लिए हमारे हीट Q आपको मिली। अगर मैं ये तो था एक स्टेप में गया था, और नंबर ऑफ स्टेप में गया तो यहाँ से A से B बना जिसके लिए Q1 चाहिए मेरे को, A से C बना जिसके लिए मेरे को Q2 चाहिए थी, और C से Z बना था मेरे को जिसके लिए Q3 चाहिए। मतलब आपको दिख रहा है साथ साथ बनाना डायरेक्ट में मेरे को A से Z था, और जब मैं स्टेप्स में तोड़ के लेके आया, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड, तो भी मैं Z पे पहुंचा हूँ। तो अल्टीमेट पोजीशन तो आपकी यही है आपके पास, इन सबको जो जोड़ोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू Q। ठीक है भाई, तो ये हेस लॉ का फर्स्ट एग्जांपल। अब एक NaOH का एग्जांपल लेते हैं फिर इसको क्लियर करते हैं। इफ यू टेक अनदर एग्जांपल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NaOH फ्रॉम सोडियम। तो सोडियम से NaOH का बनाने का एग्जांपल भी देखें तो वो देखेंगे हेस लॉ को कैसे अप्लाई करता है। तो जैसे इसके रिएक्शंस को आप देखें तो एक तरीके से हम इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, आप Na ले, उसकी रिएक्शन O2 के साथ करवा दें, Na ले उसकी रिएक्शन O2 के साथ जैसे आप कराएंगे आपको पता है Na2O बनेगा, यानी कि इसको मैं डबल लेना चाहता हूँ, इसको मैं हाफ ले लेता हूँ। और जैसे ही आपके पास Na2O बना है, जो आपके पास ये सोडियम ऑक्साइड बना है, इसकी रिएक्शन आप H2O के साथ करवा दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा NaOH प्लस आधा ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसको डबल कर देता हूँ। तो एक तो आपके पास मेथड ये हो गया। इस मेथड में जो आपके पास ये जो आपके पास है, इसमें जो हीट की एनर्जी वैल्यू होती है दैट इज 100 किलो कैलोरी पर मोल, और इसमें जो आपके पास हीट की वैल्यू होगी दैट इज -56 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब अगर आप टोटल करना चाहें इस रिएक्शन को, आप अगर कंप्लीट लिखें, कंप्लीट लिखने का मतलब क्या हुआ, ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास Na2 से Na2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2Na प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू 2NaOH। ओके, तो इस रिएक्शन के दौरान आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे H2O ये आपके पास हो गया। तो इस रिएक्शन के दौरान अपने को जो हीट टोटल हुआ कितना हुआ भाई, 156 किलो जूल। तो इसको आपको दो तरीके में अरेंज किया। एक तो तरीका मैंने फर्स्ट वे तो मैंने ये लिख दिया, सोडियम का पहले ऑक्साइड बना लो और ऑक्साइड को फिर H2 हाइड्रेशन करा के हाइड्रोक्साइड बना लो।
तो आपके पास जो हीट चाहिए स्टेप में 100 चाहिए थी, इसमें -56, तो टोटल आपके पास कितनी होगी 156 माइनस किलो कैलोरी पर मोल। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से NaOH बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपकी बार मैं NaOH बनाता हूँ अलग तरीके से, तो वहाँ पे देखेंगे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें याद रखना आपके पास कितना आंसर आया। अगर सेकंड वाला का तरीका देखा जाए तो भाई उसमें देखेंगे आप सोडियम है, उसकी रिएक्शन हम H2 के साथ कराते हैं डायरेक्ट, आपके पास बनेगा NaOH, ट्वाइस ले लेता हूँ मैं इसको, NaOH आपके पास, और 2 H2 के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, 2 H2 के मॉलिक्यूल आपके पास आउट हो जाएंगे सेशन के दौरान, तो H2 मॉलिक्यूल आपके पास बाहर होंगे। सेकंड रिएक्शन अगर आप देखें, क्योंकि हमें H2O को भी काटना है यहाँ से, तो उसके लिए आपके पास H2 प्लस हाफ O2, तो आपके पास H2O बन जाता है। अगर इन दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ें, अगर दोनों रिएक्शन को ऐड करें, तो आपको पता है हाफ O, ये आपके पास ऑप्शन जो है H2 से H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा 2 Na बचे इस साइड 2 H2 है, इस साइड 1 H2 है, तो आपके पास इस साइड 1 बच जाएगा, तो प्लस H2O प्लस हाफ O2 कन्वर्टेड इंटू 2 NaOH। तो यहाँ से भी NaOH की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ से भी जो पहला स्टेप होता है, इसके लिए जो हीट चाहिए वो 88 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, 88 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, और इस स्टेप के लिए चाहिए 68.5, और जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 और 15, मतलब अप्रोक्सीमेट वही आपके पास आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आप किसी रिएक्शन को एक तरीके से करो या फिर आप सेकंड तरीके से करो, टोटल हीट विल बी सेम, दैट इज़ द लॉ ऑफ हेस लॉ आपके पास रहेगा कि टोटल जो हीट होता है, हीट का समेशन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर आप रिएक्शन को किसी भी तरीके से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे स्टेप में तोड़ के करें, डायरेक्ट करें या और किसी मेथड से करें, कोई समस्या नहीं है। हीट आपके पास दैट मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, आपके पास क्वांटिटी है, जैसे हमने वर्क को पढ़ा है, हीट को पढ़ा है, एंथैल्पी को पढ़ा था लास्ट दिन में, तो आपके पास अभी एंट्रोपी आपके पास एक क्वांटिटी है। फिर हम अपन टॉपिक्स के ऊपर आगे फॉरवर्ड होंगे। एंट्रोपी को मैं दूसरे वर्ड से लिख देता हूँ डिसऑर्डर, दूसरा जो वर्ड इसके लिए सही है दैट इज डिसऑर्डर, या मैं इसको लिख देता हूँ रैंडमनेस, यानी किसी चीज़ में डिग्री ऑफ रैंडमनेस दैट इज एंट्रोपी, यानी किसी चीज़ में बिखराव कितना वो उसकी एंट्रोपी होगी। जितनी ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ होगी उतना ज़्यादा एंट्रोपी होती है, यानी जितना ज़्यादा बिखरा हुआ आपके पास है, यानी कि एक कमरे में अपने सब चीज़ें आराम से सही तरीके रख रखी है, वो एंट्रोपी कम है, उसको सारे को बिखेर रखा है, एंट्रोपी ज़्यादा है। तो आपके पास क्या हुआ, जैसे स्कूल में बैठे हैं हम आराम से क्लास ले रहे हैं, एंट्रोपी हमारी कम है, जैसे ही बेल होती है सब बच्चे भागते हैं, दैट इज एंट्रोपी आपके पास इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपके पास एंट्रोपी जितना ज़्यादा बिखरा होगा। अगर हमें सिंपल सा एग्जाम्पल लें, हमें पता है सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े और दूर होंगे, गैस में पार्टिकल और दूर होंगे, मतलब गैस के पार्टिकल बहुत दूर है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं इतना ज़्यादा, तो बहुत रैंडमली मूवमेंट करते हैं, यानी कि इसके अंदर रैंडमनेस ज़्यादा है, मतलब इसकी एंट्रोपी भी आपके पास मोर है। एंट्रोपी को ऐसे डिनोट कर देते हैं हम, तो इसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है, इसकी एंट्रोपी सबसे लेस है, मतलब इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब पार्टिकल फार अवे है, बहुत दूर दूर पार्टिकल है, जबकि इसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोज पैकिंग है। तो एंट्रोपी से मतलब है, एंट्रोपी का मतलब ज़्यादा बिखराव, रैंडमनेस, डिसऑर्डर, तो वो आपके पास एंट्रोपी हो जाती है। ठीक है भाई, यानी कि हम बोल सकते हैं सॉलिड जो है दैट इज ऑर्डर्ड, और ये आपके पास गैस जो है दैट इज डिसऑर्डर्ड। तो एंट्रोपी, रैंडमनेस आपके पास होगा। सॉलिड लिक्विड गैस का मैंने एग्जांपल बता दिया, मैंने वैसे कॉमन एग्जांपल दे दिया। एक पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए बहुत सारे आराम से, एंट्रोपी लगभग बहुत जीरो के आसपास है, आपने पत्थर फेंक दिया सारे पक्षी उड़ जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ जाएगी वहाँ की, यानी बिखराव कितना है, एंट्रोपी कितना है। अगर कॉमन सा एग्जाम्पल ले, अगर आपके पास कोई लिक्विड पार्टिकल, आप उसको गर्म कर रहे हो, आपको पता है गर्म करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी मोशन भी बढ़ेगी, तो आपके पास एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपके पास एंट्रोपी होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके आधार पर इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या एंट्रोपी आपके पास निकल के आता है। देखो भाई, अगर अपने पास रिएक्शन है H2 जो कि गैस फॉर्म में है, प्लस Br2 दैट इज इन लिक्विड फॉर्म,
और कन्वर्ट हो गया 2 HBr में, दैट इज आल्सो ए गैस। ठीक है भाई। और अगर यहाँ पे देखे कोई कुछ एंट्रोपी का क्या हो रहा है, तो आपको देखो भाई यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दोनों गैस के मॉलिक्यूल है, तो गैस के मॉलिक्यूल बड़े हैं, तो गैस का मॉलिक्यूल और गैस में एंट्रोपी ज़्यादा होती है, तो इस साइड इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एंट्रोपी हो रहा है, इंक्रीज इन एंट्रोपी हो रहा है। तो इस यहाँ से हम देख सकते हैं एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसको आप हेमेटाइट भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन H2 के साथ आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, 2Fe बनेगा और 3H2 आपके पास फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में। देखो यहाँ पे कोई गैस है नहीं, जबकि साइड गैसेस फॉर्म के 3 मॉलिक्यूल है, तो उस साइड आपके पास नहीं, इसका मतलब उस साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एंट्रोपी हो रहा है। इस प्रोसेस में डिक्रीज इन एंट्रोपी है, इस प्रोसेस में इंक्रीज इन एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी को आप देख सकते हैं किसी भाषा में, आपको रिएक्शन को ढंग से देखना पड़ेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और एंट्रोपी के लिए सिस्टम के लिए जो हमारा आंसर था वो था RT/ln, जो आपके पास था V2/D1। ये हमारे S सिस्टम की एंट्रोपी निकालने के लिए आपके पास आंसर आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आप ऐसे बोल सकते हैं Q/T, एंट्रोपी इज इक्वल टू Q/T। और यहीं से हम एंट्रोपी दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं कि एंट्रोपी में बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू 1 कर दी मैंने, 1 डिग्री बढ़ाया, तो S और Q बराबर हो गए, यानी कि S में बी डिफाइन एज Q व्हेन T इज 1। ठीक है भाई। और आपके पास ये 3 टाइप का होता है, वो आपके पास किस टाइप से, एक बार सॉलिड से आप लिक्विड में जाओगे, एक बार लिक्विड से आप गैस में जाओगे, एक बार सॉलिड से आप गैस में जाओ डायरेक्ट। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ बॉइलिंग, वेपराइजिंग। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज। तो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, तो वहाँ पे जो हीट आप सप्लाई करोगे उसकी एंट्रोपी चेंज अपने आप हो जाएगी। हीट सप्लाइड फॉर द चेंज ऑफ, यानी कि फ्यूजन ऑफ, यानी मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड, तो वो जो होगी वो आपके पास एंट्रोपी फ्यूजन की होगी, यानी कि मेल्टिंग की बोल सकते हो आप। ये होगी वेपराइजेशन, क्योंकि आप प्रोसेस को आप बोलते हो मेल्टिंग या फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपराइजिंग। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपराइज जब करेंगे तो आपके पास गैस वेपर फॉर्म में चेंज होगा, तो उस दौरान कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। लास्ट में सॉलिड से लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर हम डायरेक्ट देखें तो चीज़ें होती नहीं, सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर गैस बनता है। जैसे हम आइस लें, सॉलिड फॉर्म में होती है, इसको रखा रहने दें, लिक्विड फॉर्म में जाएगी, और गर्म करेंगे तो वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन आपने देखा है काफ़ी चीज़ें ऐसी है, जैसे कपूर की गोली आती है, उसको हम आग लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वहाँ से धुआं बन के निकल जाता है, कोई लिक्विड पार्ट वहाँ पे बचता नहीं है। ड्राई आइस, आपके पास नाम सुना होगा ड्राई आइस, जिसका फॉर्मूला है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 और ड्राई आइस, उसको अगर रखेंगे तो अपने आप वेपराइज हो जाएगी, यहाँ पे कुछ बैठ नहीं छोड़ेगी, गिला नहीं छोड़ेगी। तो ऐसी जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं सब्लाइम, यानी कि सब्लिमेशन। तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट इनटू गैस, तो वो आपके पास सब्लिमेशन हो जाएगा। फॉर्मूला यहीं से चेंज हो जाएगा, जिसमें मेल्टिंग करना उसमें मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसमें बॉइलिंग करना उसमें बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसमें आपको सब्लाइम करना सब्लाइम टेम्परेचर। तो ठीक है भैया, आपके पास एंट्रोपी से सारी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एंट्रोपी रहेगा। और टोटल एंट्रोपी जो होती है, टोटल एंट्रोपी यानी कि S टोटल इज इक्वल टू S ऑफ सिस्टम प्लस S ऑफ सराउंडिंग, दैट इज इक्वल टू 0। टोटल एंट्रोपी होगा दैट इज इक्वल टू 0, सिस्टम प्लस सराउंडिंग के हम ऐड करेंगे। तो वैसे एंट्रोपी लगातार यूनिवर्स का तो बढ़ ही रहे, ये हमारी प्रोसेस के लिए, ये हमारे प्रोसेस के लिए, अदरवाइज तो एंट्रोपी जो है यूनिवर्स का लगातार बढ़ता जा रहा है। और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रही है। तो आपको पता है कि हमारे पास, अगर हम आज की लाइफ देखकर पहले की लाइफ देखें तो आज की लाइफ बहुत बिखराव में है, वी आर फॉरवर्डिंग टू आवर चायोस। ठीक है, तो भाई आपके पास ये आपके पास वर्ड है कि हमें एंट्रोपी है, लगातार यूनिवर्स का बढ़े जा रहा है, तो वो सब आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। तो इसमें आपके पास हैस लॉ को देखना है, उसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है भाई।